हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका दूसरा एक्सरसाइज 6.2 जिसमें हम लोगों को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को प्रोसीड करने के लिए किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल नीड्स होती है, इसके लिए मैंने इसका इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो अपलोड किया था। आप लोग देखे होंगे, आपने क्लास भी अटेंड किया था। तो हमको लगता है कि वो इंट्रोडक्शन क्लास इतना सफिशिएंट था कि हम लोग इसके प्रॉब्लम को आसानी से प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, एक्सरसाइज 6.2 का। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17। यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होगी। ऑन R का मतलब क्या है, किसी भी रियल नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए। अब आप याद करो, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको क्या बतलाया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन फंक्शन जो भी होता है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, और डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको कंपेयर करते हैं कि वो 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। तो अगर 0 से बड़ा होता है तो उस केस में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, 0 के बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। 0 से छोटा होता है अगर डेरिवेटिव का वैल्यू तो उस केस में वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। 0 से भी छोटा भी हो सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है, तब वो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों को मैंने बतलाया था, क्या करना है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो, f(x) फाइंड आउट करते हो, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, 3 इज कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये 17 है जी, 3x प्लस 17, 3x प्लस 17। खैर 17 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। मतलब f(x) की जो वैल्यू आ रही है ये कितना है, 3 1 जा 3 प्लस 0 3। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये वैल्यू 3 है तो इसका मतलब f(x) जो है वो किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए ग्रेटर देन 0 है, और अगर f(x) ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हेंस this function is strictly increasing। तो ये हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। कहता है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू e टू द पावर 2x इज एग्जैक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। ठीक है, सेकेंड केस में हमारे पास फंक्शन जो दिया है वो क्या दिया है, f(x) इक्वल टू e टू द पावर 2x, f(x) इक्वल टू e टू द पावर 2x। हमको प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर एनी वैल्यू ऑफ r। अब अगर यहां हम लोग देखते हैं फंक्शन e टू द पावर 2x है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो f(x) का वैल्यू क्या आ जाएगा, e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x और 2x का डेरिवेटिव 2। मतलब यह है कि हम f(x) को ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 इंटू e टू द पावर 2x। देखो, e टू द पावर 2x का मतलब क्या होता है, e टू द पावर 2x का मतलब होता है, e टू द पावर 2x का मतलब होता है 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2
प्लस इसी तरीके से 2x टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये आगे प्रोसीड करता जाएगा। ये e टू द पावर 2x का वैल्यू है। अब आप देखो e टू द पावर 2x का वैल्यू कहीं भी निगेटिव नहीं है, फैक्टोरियल 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका 2x का स्क्वायर जब आ गया तो ऐसे ही पॉजिटिव आएगा, फिर आगे आएगा ये 2x का क्यूब आएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और ऐसे भी आपको एक चीज याद रखना है, e टू द पावर एनी क्वांटिटी नेवर बी निगेटिव, e टू द पावर एनी क्वांटिटी नेवर बी निगेटिव। तो यहाँ पे आपका जो f डैश x है, f डैश x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ e टू द पावर 2x एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 and 2 is positive, so it is also greater than 0, so complete result is greater than 0। अब एक स्थिति यह हो सकती है कि अगर x का वैल्यू 0 हो, जब हम लोग वैल्यू किस पे, ऑल रियल नंबर पे देखते हैं, तो ऑल, चूंकि यहाँ पे कंडीशन क्या कहता है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ r या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, तो r का मतलब रियल नंबर है, तो रियल नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और ए 0 भी हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे x को पॉजिटिव लेकर के चले तो हमारा ए वैल्यू आया। अगर हम x इक्वल टू 0 लेते हैं, यहाँ पे हम किस कंडीशन को डील किए हैं, ऑन टेकिंग x ग्रेटर देन 0, ऑन टेकिंग x ग्रेटर देन 0 e टू द पावर 2x का वैल्यू ये है जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब अगर हम क्या करते हैं, x को, चूंकि हमको रियल वैल्यू के पूरे रेंज में इसको दिखाना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 लेकर के देखेंगे। x का वैल्यू आप 0 लोगे तो f डैश x का वैल्यू क्या आएगा, f डैश x का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू e टू द पावर 0, और किसी भी बेस पे पावर 0 होता है तो वो 1 के बराबर होता है, तो ये 2 इंटू 1 आ जाएगा इक्वल टू 2, और 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ भी आपका f डैश x जो है वो ग्रेटर देन क्या आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ से भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर मान लो कि x निगेटिव हो, इफ x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, एक ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो x लेस देन 0 होगा तो f डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा, f डैश x का वैल्यू होगा 2 इंटू e टू द पावर -2x, और e टू द पावर -2x को हम 2 इंटू 1 बाई e टू द पावर 2x लिख सकते हैं। और आपको मैंने क्या बताया कि e टू द पावर एनी क्वांटिटी विल नेवर बी निगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उस केस में a वैल्यू भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे आपको लिखना है 2 इंटू 1 अपॉन e टू द पावर 2x इज ग्रेटर देन 0, दैट इज f डैश x इज अगेन ग्रेटर देन 0, इसलिए क्या होगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, therefore the given function is strictly increasing on r, ये r के किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि रियल नंबर की तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक है, 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, तीनों कंडीशन पे हम लोग इसको क्या किए, चेक किए, और हर एक केस में जो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r के कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे तो इसमें क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या दिया है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x
इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। अच्छा, यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया है, मतलब 0 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π, ये भी ओपन इंटरवल में दिया है, मतलब π/2 और π इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, फंक्शन हमारा है f(x) = sin x। तो थर्ड में हमारा फंक्शन दिया है f(x) = sin x। अब अगर इसका हम क्या फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालोगे तो f(x) = डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। तो ए डेरिवेटिव आ गया cos x। अब आपको ये मालूम है कि अगर हम क्या करें ऑन x बिलोंग्स टू 0 to π/2। अब देखो 0 to π/2 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसमें 0 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमको मालूम है ना कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए cos x जो यहाँ है, cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब कि f(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जिसमें, ठीक है ना, 0 to π/2 में। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसके बाद जो सेकेंड इंटरवल दिया है उसमें हम लोग चेक करते हैं। व्हेन x बिलोंग्स टू व्हाट? π/2 to π। देखो π/2 to π सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और हमको मालूम है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, एक साइन और दूसरा कॉसेक। साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल है साइन का, तो साइन अगर पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। इसका मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x इज लेस देन 0, निगेटिव है तो लेस देन 0। इसका मतलब कि f(x) इज लेस देन 0। अच्छा, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि यहाँ पे π/2 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। π/2 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल दिया हुआ है, पाई भी इंक्लूडेड नहीं है। तो हम इक्वल टू 0 का कंडीशन यहाँ पे नहीं ले सकते, यानी cos x लेस देन इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते। मतलब ये डिक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे f(x) इज लेस देन 0, hence the function is strictly decreasing। तो इसमें हम लोगों को बस ये मालूम होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, किस क्वाड्रेंट में गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेचर क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जिसको पता रहेगा उसके लिए ये सब में कुछ रखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन दिया है जी, एक और कंडीशन दिया है इन 0 to π। अच्छा चलो, एक थर्ड कंडीशन भी दिया है इन 0 to π। देखो, अगर हम इन 0 to π चलते हैं या फिर ऐसा लिखते हैं इसको, when x belongs to 0 to π। तो अगर आप 0 to π को देखो तो 0 to π जो है वो 0 to π/2 से लेकर के π/2 से π तक है। आप देखो ना, अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाते हैं तो a यहाँ से यहाँ तक जो है वो 0 to π है, 0 to π/2 है, 0 to π/2, और उसके बाद ये π/2 से π है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ए सेकंड क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था? इंक्रीजिंग था फंक्शन, और सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग था और सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग था। तो यहां से यहां तक इंक्रीजिंग और यहां से यहां तक डिक्रीजिंग। तो आपको क्या बतलाया था कि अगर कोई फंक्शन एक गिवन इंटरवल के दो पार्ट में इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, एक पार्ट में इंक्रीजिंग हो और एक पार्ट में डिक्रीजिंग हो, जब हम 0 to π को दो इंटरवल में डिवाइड करते हैं, 0 to π/2 और π/2 to π,
तो 0 to π/2 में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और उसके बाद फिर π/2 से पाई तक क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अगर कोई फंक्शन एक इंटरवल, गिवन इंटरवल के दो अलग अलग इंटरवल में इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि फंक्शन जो है वो न तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। अगर हम 0 to π के रेंज में चलते हैं तब, 0 to π इंटरवल लेकर के चलते हैं तब, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग nor decreasing, neither increasing nor decreasing in 0 to π। तो ये था आपका थर्ड प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। ये सबको समझ में आया ना, ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ, क्यों इसको हम नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कह रहे हैं, क्योंकि 0 to π में 0 to π/2 तक के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और π/2 से पाई तक के लिए डिक्रीजिंग है। मतलब गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन भी है और डिक्रीजिंग फंक्शन भी है। तो अगर कोई फंक्शन एक गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग बिहेवियर भी शो कर रहा हो और डिक्रीजिंग बिहेवियर भी शो कर रहा हो, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलते हैं। देखो यहां क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों का इंटरवल हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम तो है कि हम फंक्शन को लिख लें f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। गिवन फंक्शन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x। हमको वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो जब हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में थे तो मैं आपको सबसे लास्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन क्लास में यही बताया था, इंटरवल फाइंड आउट करना। तो उसमें आपको क्या बताया था कि पहले आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो f' क्या हो जाएगा 2 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू 1। तो हमारे पास f' की जो वैल्यू आई वो क्या हो गया 2 2 जा 4x माइनस 3। फिर आपको बोला था कि इंटरवल फाइंड आउट करने के केस में हमको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना होता है और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए f' की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग 0 के बराबर लेते हैं। तो अगर हम ऑन टेकिंग f' इज इक्वल टू 0, मतलब आप 4x माइनस 3 को कितना ले रहे हो इक्वल टू 0। तो 4x का वैल्यू कितना आ गया 3, दैट इज x का वैल्यू क्या आ गया 3/4। तो जो हमारे पास रियल नंबर लाइन होगा वो दो इंटरवल में डिवाइड हो गया, एक 3/4 से लेकर के इंफिनिटी तक। अच्छा, ये 3/4 से लेकर के तो नहीं कर सकते हैं, 3/4 के आगे, क्योंकि 3/4 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जो हमारे पास इंटरवल मिलता है वो डिसजॉइंट होता है। तो डिसजॉइंट इंटरवल का मतलब यह है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो किसी भी इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ ओपन इंटरवल डालते हैं। यहाँ पे क्या है -∞ to 3/4, -∞ to 3/4।
4। हमारे पास ये 2 इंटरवल बना। अब हम देखते हैं कि ये किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर हम क्या करते हैं 3/4 से छोटा कोई वैल्यू पुट करते हैं, 3/4 से छोटा वैल्यू बेहतर है कि आप 0 ले लो। तो अगर आप यहाँ 0 पुट करते हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, 0 पुट करने पे 4 × 0 0 - 3, 0 - 3 का मतलब -3। आप देखो ना यहाँ आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है वहां आप 0 पुट करके देखो, तो आप 0 पुट करोगे तो 4 × 0 0 और 0 - 3 -3। तो यहाँ पे फंक्शन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा और फंक्शन निगेटिव है मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। और उसके बाद अगर हम लोग 3/4 से बड़ा कोई वैल्यू लेते हैं तो 3/4 से बड़ा वैल्यू 1 होता है, क्योंकि 3/4 का वैल्यू 0.75 होता है। तो 0.75 से बड़ा एक वैल्यू ले लिए 1। अगर हम 1 पुट करते हैं तो 4 बन जा 4 - 3, 4 - 3 1, और 1 क्या है ग्रेटर देन 0 है, यानी इसमें क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ फाइनली रिजल्ट में क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज strictly increasing on what 3/4 to infinity, 3/4 to infinity open interval, and this function is strictly decreasing on और इन जो भी आपको लिखना है ऑन -∞ to 3/4। तो हमको इंटरवल फाइंड आउट करना था, हम लोग इंटरवल फाइंड आउट कर लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 करने का तरीका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को प्रोसीड करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पहले क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। यहाँ भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है और इसमें भी हमको इंटरवल फाइंड आउट करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, गिवन फंक्शन f(x) इज 2x³ - 3x² - 30x + 7, 2x³ - 3x²। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन इज 2x³ - 3x² -36x + 7, -36x + 7, -36x + 7। पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे f'(x), तो ये कितना आ जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है रहने दो, x³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² -3 कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x -36 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 और 7 का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब f'(x) का वैल्यू क्या आ गया, f'(x) का वैल्यू आ गया 3 × 6x² -3 × 6x और -36। आप यहाँ क्या करो 6 कॉमन ले लो, तो f'(x) = अगर आप 6 कॉमन लेते हो यहाँ से बच जाता है x² -x और -6। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, f'(x) = 6, और देखो x² - x - 6 का अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो x² - 3x + 2x ले लो, तो -3x + 2x - x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस माइनस 3 × 6 आ जाएगा -6। अब इसको देखो फैक्टराइजेशन स्टेप में पूरा ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ। इसको तुम फैक्टराइज करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा x - 3 × x + 2 × x + 2। अब आपको क्या बोला था, अगर इंटरवल फाइंड आउट करना है
तो आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं 0 से। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है ऑन टेकिंग 6 into x minus 3 into x plus 2 equal to 0, आपके पास क्या आएगा, x minus 3 equal to 0 आएगा और x plus 2 equal to 0 आएगा। यानी एक इंटरवल x equal to 3 आ जाएगा और एक इंटरवल x equal to -2 मतलब -2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो कि हम यहाँ रियल नंबर लेते हैं तो रियल नंबर में एक इंटरवल हमारा -2 और 3, तो एक इंटरवल आपका क्या बन जाएगा, -∞ टू -2। आज सारे के सारे डिसजॉइंट इंटरवल होंगे ना। दूसरा जो है -2 to 3 और तीसरा क्या हमारे पास बनेगा, तीसरा जो होगा वो हो जाएगा 3 to infinity। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, शायद नहीं दिख रहा है वहां। -2 to 3, फिर उसके बाद -∞ टू -2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको मैं इधर सामने लिख देता हूं। -∞ टू -2, एक इंटरवल हमारा a है। अब हम लोग देखते हैं कि किस इंटरवल में a स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में a स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अगर मान लो कि -∞ टू -2 में चलते हैं तो -2 से लेफ्ट साइड का कोई नंबर ले लो, -2 से लेफ्ट साइड का कोई नंबर, मान लो कि मैंने -3 ले लिया, तो आप यहां -3 पुट करोगे तो ये 6 तो पॉजिटिव है, -3 पुट करोगे तो -3 और -3 -6 हो जाएगा, यानी 6 पॉजिटिव है और -3 पुट करने पे -3 और -3 -6, ए निगेटिव हो जाएगा। और फिर तीसरा पार्ट जो है -3 + 2, तो -3 + 2 -1 होगा, ए भी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ए पॉजिटिव है, इसका मतलब कि -∞ टू -2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। -2 से 3 के इंटरवल में कोई नंबर 0 ले लो, मान लो 0 ले लिए, तो उस केस में क्या होगा, 6 तो पॉजिटिव है और ये 0 - 3 निगेटिव हो जाएगा, -3 होगा ना, 0 - 3 होगा तो ये निगेटिव हो गया और 0 + 2 ये पॉजिटिव हो गया। तो ये देखो प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 to ∞ में हम कोई वैल्यू लेते हैं, तो 3 से ∞ की तरफ राइट साइड में बढ़ोगे तो कोई बड़ा नंबर ले लो, 4 ले लो। 4 लेने पे क्या होगा, ये 6 जो है वो पॉजिटिव है और 4 - 3 ये भी पॉजिटिव आ जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा, 4 + 2 6 ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है, फंक्शन इज गिवन फंक्शन इज strictly increasing on -∞ to -2 union 3 to infinity and it is strictly decreasing कहाँ है, -2 से -3 तक, -2 से लेकर के -2 से 3 तक, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हमको फाइंड आउट करना था क्या, इंटरवल फाइंड आउट करना था जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करते हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में इसको अच्छे से कर चुके थे, तो ज़्यादा तकलीफ ज़्यादा दिक्कत तो किसी को नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियरली समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में 4-5 प्रॉब्लम दिया है, तो उसमें मैं 4-5 प्रॉब्लम नहीं करूंगा, कोई एक प्रॉब्लम देखता हूं जो थोड़ा अलग हटके हो, उसको मैं करवा देता हूं। बाकी सारे क्वेश्चंस उसी तरीके के हैं जिस तरीके के क्वेश्चन हम लोग 4 में और 5th में किए हैं। तो 4 और 5th में चूंकि ऑलरेडी उसी तरीके के क्वेश्चन किए जा चुके हैं, तो 6 के क्वेश्चन के ज्यादा उतना कुछ ये है नहीं,
एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़ा अलग तरीके का है, उसको कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको वही फाइंड आउट करना है, फाइंड द इंटरवल इन विच, इसमें ए बी सी डी ई चारों पोलिनोमियल, पांचों पोलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन ई वाला पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो थोड़ा अलग हटके है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म दिया हुआ है। तो फैक्टराइज्ड फॉर्म दिया हुआ है, फैक्टराइज्ड फॉर्म है क्या, थोड़ा देखें। यह है x + 1 टू द पावर 3, हाँ दोनों पे पावर 3 है, x + 1 टू द पावर 3, 6 का 5th पार्ट कर रहे हैं। इसमें फंक्शन दिया है x + 1 टू द पावर 3 एंड x - 3 टू द पावर 3। अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको क्या बताया था कि हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, f'(x), यहां पे हमको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये दो पार्ट है। तो प्रोडक्ट रूल में आपको क्या बताया था कि फर्स्ट पार्ट आप एज इट इज रखो, x + 1 द होल क्यूब, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड पार्ट निकालो, तो ddx ऑफ x - 3 द होल क्यूब, प्लस फिर आपको क्या बोला था कि आप सेकंड पार्ट को एज इट इज रखो, तो x - 3 द होल क्यूब एज इट इज हो जाएगा, और फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव निकालो, तो ddx ऑफ x + 1 द होल क्यूब, x + 1 द होल क्यूब। अब यहां देखो क्या होगा, f'(x) में थोड़ा इधर लेता हूं, उधर हमको जगह बचाना पड़ेगा। f'(x) = x + 1 द होल क्यूब एज इट इज आ जाएगा, x + 1 द होल क्यूब एज इट इज लिखने के बाद डेरिवेटिव ऑफ x - 3 द होल क्यूब, तो पहले हमको ये पावर के लिए इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो पावर के लिए डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3 × x - 3 द होल स्क्वायर, और फिर हमको x - 3 का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 - 0, तो 1 - 0 मतलब 1, चलो इसको आप नहीं भी लिख सकते हो, प्लस यहां देखो x - 3 द होल क्यूब एज इट इज। फिर उसके बाद क्या होगा, x + 1 टू द पावर 3 में पावर 3 के लिए पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 × x + 1 टू द पावर 2, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x + 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 और +1 का 0, तो ये 1 आ जाएगा। अब आप देखो ये दोनों पार्ट में फंक्शन का जो हमारे पास डेरिवेटिव निकालने के बाद ये दो पार्ट बना। पार्ट का मतलब जो पार्ट प्लस साइन या माइनस साइन से सेपरेट होता है उसी को हम पार्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में पार्टीशन नहीं होता है पॉलिनोमियल का, या किसी भी जो एक्सप्रेशन का पार्टीशन होता है वो प्लस साइन या माइनस साइन से होता है। तो हम लोग ये दोनों पार्ट में देखो x - 3 भी कॉमन है और x + 1 भी कॉमन है, तो हम लोग यहाँ कॉमन ले लेते हैं, f'(x) = x + 1 द होल स्क्वायर और x - 3 द होल स्क्वायर, एक कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से आप x + 1 द होल स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां से आपके पास बच जाएगा x + 1, क्योंकि x + 1 द होल क्यूब था, तो x + 1 द होल क्यूब में x + 1 कॉमन ले लिए, x + 1 द होल स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो x + 1 हमारे पास बच गया, और x - 3 द होल स्क्वायर तो पूरा कॉमन ले लिए हैं। एक चीज और है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ इस पार्ट में भी 3 है, तो हम 3 को यहाँ सामने लिख देते हैं, यहाँ 3 को सामने लिख देते हैं, तो हमारे पास फिर यहाँ से क्या बचेगा, x - 3 द होल क्यूब में x - 3 द होल स्क्वायर कॉमन है, तो हम लोग यहाँ बच जाएगा प्लस x - 3, और यहाँ से 3 कॉमन ले चुके हैं, x + 1 द होल स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तो हमारे पास ए रिजल्ट आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, f'(x) का वैल्यू क्या आ जाएगा, = 3 x + 1 द होल स्क्वायर, x - 3 द होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, x + 1 x + 1 प्लस x - 3 प्लस x - 3 x + 1 प्लस x - 3। अब ये क्या आ जाएगा, 3 × x + 1 द होल स्क्वायर
और a आ जाएगा x माइनस 3 द होल स्क्वायर, और a आ जाएगा x प्लस एक्स 2x और 1 माइनस 3 माइनस 2। इसका मतलब है क्या आ गया, आप यहां से क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, और x प्लस 1 द होल स्क्वायर, x माइनस 3 द होल स्क्वायर, और क्या आएगा x माइनस 1 यहां से आ जाएगा, क्योंकि 2 आपने क्या किया कॉमन ले लिया। अब देखो जब आप इसको जीरो लोगे, जब आप इसको जीरो लोगे ऑन टेकिंग f डैश इक्वल टू जीरो, f डैश इक्वल टू जीरो, f डैश x इज इक्वल टू जीरो, तो आप f डैश x इक्वल टू जीरो लोगे तो पूरा क्वांटिटी जीरो लेना पड़ेगा। तो एक बार x प्लस 1 जीरो आएगा, तो यहां से वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। फिर एक बार x माइनस 3 जीरो आएगा, तो यहां से वैल्यू आ जाएगा क्या x इक्वल टू 3, और फिर एक बार x माइनस 1 जीरो आप लोगे, तो उस केस में x का वैल्यू आ जाएगा कितना 1। हालांकि जानते हो आप ऐसा नहीं करके आप सिर्फ इसको भी ले सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये कभी निगेटिव होगा नहीं, ए स्क्वायर है तो कभी निगेटिव होगा नहीं। यानी फंक्शन का निगेटिव या पॉजिटिव कैरेक्टर को सिर्फ कौन डिसाइड करने वाला है, x माइनस 1। तो हम अगर x माइनस 1 इक्वल टू जीरो लेकर के x इक्वल टू 1 लें, और क्रिटिकल पॉइंट 1 के अराउंड हम दो इंटरवल फाइंड आउट कर लें, माइनस इन्फिनिटी टू 1 एंड 1 टू प्लस इन्फिनिटी, तो उतने से भी ये सम बन जाएगा। क्योंकि देखो ना स्क्वायर टर्म तो कभी निगेटिव होगा ही नहीं, है तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव का कंडीशन आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन आ गया, ठीक है। ये इतना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को सेटिस्फाई करेगा, 6 तो पॉजिटिव है, ये भी स्ट्रिक्टली, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन चलो आप ऐसा भी कर सकते हो, तो हम लोग यहां क्या किए, बना लेते हैं इंटरवल, डिसजॉइंट इंटरवल बनाते हैं। क्या हमारे पास इंटरवल आ जाएगा -1 1 और 3, -1 1 और 3, ए आ गया। तो हमारे पास कितने इंटरवल आ गए, एक आ गया माइनस इन्फिनिटी टू -1। ये सब डिसजॉइंट इंटरवल है ना, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है मतलब -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो -1 इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है, और यहाँ -1 से 1 में भी -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये दोनों में फिर कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग डिसजॉइंट इंटरवल कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो गया 1 to 3 ओपन इंटरवल, और यहाँ क्या हो गया 3 to इन्फिनिटी, 3 to इन्फिनिटी। अब हम लोग ऐसे ही करेंगे, इस इंटरवल का कोई वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो -1 to -इन्फिनिटी, -1 से छोटा वैल्यू -2 ले लो, -2 को यहाँ पुट करो, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, -2 और -1 -3, ये निगेटिव हो जाएगा, यहाँ क्या है निगेटिव है। अब उसके बाद -1 to 0, -1 to 1, -1 to 1 के बीच में नंबर 0 है, तो अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 + 1 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही होगा, यहीं पे हमको चेक करना है, तो 0 - 1 ये निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ भी ये क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि यहाँ भी निगेटिव साइन आ रहा है। अब उसके बाद हम लोग 1 3 लेते हैं, 1 3 में कोई नंबर ले लो, 1 3 इंटरवल का 2 ले लो, 2 लोगे तो ये तो 2 + 1 3 का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 - 1 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, हमको यहाँ देखना था, तो 2 - 1 ये भी पॉजिटिव, तो सारा का सारा पॉजिटिव आ गया, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग 3 to इन्फिनिटी में कोई वैल्यू पुट करते हैं, 4 पुट कर दो, तो 4 + 1 5 का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 - 3 1 1 का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 - 1 3, यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब कि फंक्शन इज द गिवन फंक्शन इज strictly increasing on what 1 to 3 union 1 to 3 and 3 to infinity, यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, and it is strictly decreasing on
कहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1 एंड -1 to 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट में बतलाया। बाकी ABCD आप लोग जैसा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किए हो उसी तरीके से प्रोसीड करना है, इसलिए उसमें मैं आप लोगों को कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, वो आप लोग खुद से कीजिए। दैट आर द प्रॉब्लम्स टू डू योरसेल्फ। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोसीड करते हैं। अब 7 देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें क्या कहता है, सो दैट y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट द डोमेन। चलो इसमें सबसे पहले तो हम लोग फंक्शन लिखते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, y इक्वल टू, यहां पे y दिया है, ठीक है, fx को हम लोग y भी तो कहते हैं। y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। अब सबसे पहले तो हमको इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx निकालना पड़ेगा। तो आप dy बाई dx निकालोगे तो log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 0 प्लस 1, तो ये 1 ही होगा, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। माइनस इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल में आपको क्या बतलाया था, राइट डिनोमिनेटर एज इट इज एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो dy बाई dx ऑफ 2x, माइनस राइट न्यूमरेटर एज इट इज एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आ गया इसका। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx का वैल्यू आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ए आ जाएगा 2 प्लस एक्स इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x इंटू, देखो 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या आ गया वैल्यू, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 टू जा 4 प्लस 2 टू जा 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अब यहां क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 और 4x माइनस 2x यानी 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अब यहां पे आप क्या करो, यहां पे आप एलसीएम ले लो, किसका, 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर का। तो 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर का जब आप एलसीएम लोगे, 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर का एलसीएम लोगे, तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स तो यहां कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस यहां पे देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स। अब आप इसको इधर मैं प्रोसीड करता हूं ना, तो यहां पे हमारे पास f डैश x या dy बाई dx जो भी कहो, इसकी वैल्यू क्या है, 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर को स्प्लिट कर दो,
तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, 2a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1, तो 2 2 जा 4x प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे x है तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, अब यहां देखो 2x इंटू 1 2x, फिर उसके बाद 2x इंटू x 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 इंटू 1 4 प्लस 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4x, ए वैल्यू आ गया डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अब आप देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, 4 प्लस 4x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 और प्लस माइनस माइनस 4x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अब आप यहां देखो माइनस 4x और प्लस 4x कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ है, क्या कहें, थोड़ा चेक एक बार कर लूं। 2x डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 2x डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 माइनस 2x डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस एक्स इज 2 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो 1, ये सही है। फिर उसके बाद यहाँ आ गया 2 2 जा 4 और 2x, अच्छा ये देखो ये 2 2 जा 4 और ये 2x आएगा, ये यहाँ आ जाएगा 2x और ये 2x माइनस 2x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ से गलत हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2x आएगा, यहाँ पे सिर्फ 4 आएगा और यहाँ पे सिर्फ 4 इंटू 1 प्लस एक्स आएगा, ठीक है, 4 इंटू 1 प्लस एक्स। तो थोड़ा इसको यहाँ पे गलत हुआ, उसको चेक करके यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे गलत पकड़ में कैसे आया, हमको यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि ए फंक्शन जो है इंटायर डोमेन x ग्रेटर देन -1 में क्या है, इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे हम जब कैलकुलेशन करके देख रहे हैं तो निगेटिव साइन आ रहा था, तो निगेटिव साइन आता तो किसी भी केस में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन हो ही नहीं सकता था। तब मेरे को समझ में आया कि कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, इसलिए निगेटिव साइन आ रहा है, तो फिर मैं चेक करना शुरू किया। तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे, जब ये 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर करते हैं तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 4x प्लस b का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा -4 माइनस 4x डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो -4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, 4x माइनस 4x कैंसिल हो गया, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इन द डोमेन या थ्रू आउट इन डोमेन
और डोमेन क्या दिया है, x ग्रेटर देन -1। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ a इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि ये स्क्वायर है, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी निगेटिव होता नहीं। तो a पॉजिटिव है और 2 + x ये भी तो स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव होगा। यानी यहाँ पे फंक्शन तो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब इंक्रीजिंग नेचर का होगा। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन को बना कौन सकता है, 1 + x जो डिनोमिनेटर में दिया है वो। अगर मान लो कि ये निगेटिव हो जाएगा तो उस केस में पूरी वैल्यू जो है हमारी वो निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में कहीं भी निगेटिव साइन आएगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। यानी हमको 1 + x निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा जो f' है, f' का a वाला पोर्शन 1 + x ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, a1 को हटाने के लिए -1 दोनों तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 + 1 + x ग्रेटर देन -1 + 0। मैंने -1 दोनों तरफ क्या किया, ऐड कर दिया। तो a तो कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, x इज ग्रेटर देन -1। देखिए अब अगर x इज ग्रेटर देन -1 कंडीशन को हम सेटिस्फाई करें तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं, इधर लिख दो, therefore the given function is increasing in entire domain x greater than -1। ठीक है, x greater than -1। तो इस तरीके से इसको प्रोसीड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y = x into x - 2 the whole square, x into x - 2 the whole square is increasing function। हमको x का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन, कौन सा फंक्शन, y = x into x - 2 the whole square, ये क्या हो जाए, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y = x into x - 2 the whole square is an increasing function। देखो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, y = x² into x - 2 the whole square, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx = x² into derivative of x - 2 the whole square plus x - 2 the whole square into derivative of x²। अब यहां क्या होगा, dy/dx = x² और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 into x - 2। हमें एक्सपोनेंट के लिए डेरिवेटिव फाइंड आउट किए और फिर x - 2 में x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस x - 2 the whole square और x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अब हमारे पास क्या आ गया, dy/dx = देखो यहां पे x - 2 यहां भी है, x - 2 यहां भी है,
2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हम 2x इंटू x माइनस 2 ले लेते हैं कॉमन। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहां से बच जाएगा x, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए, एक x कॉमन ले लिए, x माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो यहां से सिर्फ हमारे पास x बच रहा है, और यहां से x माइनस 2 द होल स्क्वायर था, तो x माइनस 2 द होल स्क्वायर था, हम सिर्फ x माइनस 2 कॉमन लिए हैं, तो ये x माइनस 2 एज इट इज बच जाएगा, और 2 और x ऑलरेडी कॉमन लिया जा चुका है। तो dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2x इंटू x माइनस 2, और यहां क्या हो जाएगा 2x माइनस 2। अब ये 2 कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा इक्वल टू, ये यहां से 2 कॉमन लोगे तो ये 2 2 जा 4x हो जाएगा, और x माइनस 2 द होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 द होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, ये x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 होगा ना, ये x माइनस 1 हो जाएगा। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या कंडीशन है, इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन, या फिर ऐसा करो ना, देखो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके चेक कर लेते हैं कि कहाँ ये इंक्रीजिंग होगा, वो एक उपाय है। तो अगर हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, f(x) हमको 0 लेना पड़ेगा, f(x) इक्वल टू 0, मतलब dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास है 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से आप आओगे ना तो x का एक वैल्यू 0 आएगा, 4x इक्वल टू 0 लोगे तो x का वैल्यू 0 आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 लोगे तो x इक्वल टू 2 आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 लोगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। तो हमारे पास जो इंटरवल्स आएंगे वो क्या क्या आएगा, इंटरवल 0 1 2, हमारे पास 4 डिसजॉइंट इंटरवल आया, एक आया -∞ टू 0, दूसरा आया 0 टू 1, तीसरा आया 1 टू 2, और चौथा क्या आया 2 टू इंफिनिटी, 2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। हम देखते हैं किस इंटरवल में पॉजिटिव है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर हम मान लो कि इधर का कोई वैल्यू पुट करते हैं, 0 से इधर का -1 पुट कर देते हैं, तो -1 पुट करोगे तो ये पहला पार्ट निगेटिव हो जाएगा, पहला पार्ट जो है वो निगेटिव हो जाएगा, और -1 पुट करोगे तो -1 और -2 -3, दूसरा पार्ट भी निगेटिव हो जाएगा, और तीसरा पार्ट -1 पुट करोगे तो -1 और -1 -2, तीसरा पार्ट भी निगेटिव हो जाएगा, यानी ए वाले पोर्शन में ये इंक्रीजिंग नहीं होगा। तो ये तो हट गया। अब उसके बाद क्या होगा, हम इस इंटरवल में चलते हैं, 0 टू 1 के इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, 0 से बड़ा और 1 से छोटा हाफ ले लेते हैं, हाफ लोगे तो ये तो हाफ इंटू 4 2 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, फिर उसके बाद हाफ -2 -1.5, ये सेकेंड पार्ट जो है वो निगेटिव हो जाएगा, और हाफ -1 -हाफ ये भी निगेटिव हो जाएगा, यानी ए इस पोर्शन में ये पॉजिटिव है। 1 टू 2 लेते हैं, तो 1 टू 2 में कौन सा वैल्यू ले लेते हैं, 1.5 ले लेते हैं, तो 1.5 इंटू 4 6 हो जाएगा, 1.5 -2, तो ये पहला पार्ट पॉजिटिव होगा, दूसरा जो है वो निगेटिव हो जाएगा, 1.5 -2 -हाफ ये निगेटिव हो जाएगा, और 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस ए यहाँ पे डिक्रीजिंग नेचर का हो जाएगा। अब उसके बाद 2 टू इंफिनिटी में चलते हैं, तो कोई बड़ा वैल्यू 3 ले लिए, तो 3 4 जा 12 पॉजिटिव, 3 -2 1 पॉजिटिव, 3 -1 पॉजिटिव, ठीक है। तो ए यहाँ पे इंक्रीजिंग आ रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन 2 इंटरवल में आ रहा है, ए इंक्रीजिंग फंक्शन 2 इंटरवल में आ रहा है, कब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन ए जो है x शुड बिलोंग टू 0 टू, अच्छा यहां पे देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है
तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी जीरो को इंक्लूड भी कर सकते हैं। ग्रेटर, क्योंकि जीरो ले लोगे तो ये जीरो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप क्या करना, क्लोज इंटरवल ले लेना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस होता तो हम क्लोज इंटरवल नहीं लेते, क्योंकि जीरो लेने पे फंक्शन जीरो हो जाएगा, जबकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, लेकिन इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जीरो को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये 0 to 1 क्लोज इंटरवल, और उसके बाद और एंड या एंड नहीं, और x बिलोंग्स टू 2 to इंफिनिटी, 2 to ये इधर ओपन इंटरवल रहेगा ना, क्योंकि इंफिनिटी कोई डिफाइंड वैल्यू तो होता नहीं है। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया, ठीक है। देख लेते हैं इसका आंसर थोड़ा सा, इंटरवल के फॉर्म में x का वैल्यू दिया है या कोई एग्जैक्ट वैल्यू दिया है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, यस। हालांकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन लिखा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये लिखा है, x इज, इस इंटरवल के बेसिस पे लिखा है x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, और इस इंटरवल के बेसिस पे लिखा है x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इंफिनिटी। लेकिन ये जानते हो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन है, जब इंक्रीजिंग दे रहा है तो इक्वल टू जीरो भी हम कंसीडर कर सकते हैं, तो हमारे हिसाब से तो ये सही आंसर है। बाकी आपके बुक में ऐसा आंसर दिया है, इस आंसर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन वो एक्सप्लेन किया है, न कि इंक्रीजिंग का, ठीक है। हालांकि ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ही कहलाता है, तो आप इसको भी सही आंसर मान सकते हो, और बुक में यही दिया है तो आप इसको लिख सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ इंक्रीजिंग कंडीशन को हम लोग फॉलो करें तो क्या होता है, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और उस केस में हम ऐसा लिखें तो ज्यादा बेहतर है। ओके, दैट इज ऑल टुडे, हैव अ नाइस डे अहेड।